कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के चैनल में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों में सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम के एग्जाम्स में स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये स्टैंडर्ड बुक आपके कौन हैं? ये आपके हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में राम कुमार बिहार, और छत्तीसगढ़ के भूगोल पे एल.एन. वर्मा, और छत्तीसगढ़ की जनजातियों में श्री टी.के. वैष्णव जी की जो बुक्स हैं, इन बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनका अध्ययन दोनों ही स्थिति में, सभी स्थिति में करना है। और इसी सीक्वेंस में हम आज छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले सेक्शंस को, छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफी है, इस सेक्शंस को लेकर आए हैं एल.एन. वर्मा जी की बुक से एक जिस्ट पे नोट्स फॉर्म में, जिसको आप डायरेक्ट नोट्स के रूप में देख सकते हैं। तो बिना देर के चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अवलोकन के, छत्तीसगढ़ राज्य के ऑब्जर्वेशन की। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और जो ये स्थापना हुआ था वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 पे, बना है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से। इसकी सीमा भारत के अन्य 7 राज्यों से लगी होती है। कमेंट में आप बताएंगे वो कौन कौन से 7 राज्य हैं जिसे भारत छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है, और ऐसा और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 7 या उससे अधिक राज्यों से लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो लंबाई है, अर्थात उत्तर से लेके दक्षिण तक, यह लंबाई है 700 किलोमीटर। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की चौड़ाई है 435 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा, ये वाला इसका चौड़ाई जो है वो 435 किलोमीटर है, लंबाई जो है वो 700 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण, उत्तर बिंदु और दक्षिण बिंदु को जोड़ेंगे तो उत्तर और दक्षिण इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 700 किलोमीटर और 435 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं इसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पे। हम जानते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। अगर मान लीजिए हम धरती को एक गोला मान लें और इस गोले में हम इस गोले में हम आड़ी रेखाएं खींचते हैं, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं खींचते हैं, तो ये 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री के ऊपर तक जाता है 90 डिग्री तक, जिसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और उसी प्रकार से नीचे जाता है जिसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, इसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और ये आपका है सदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस लैटिट्यूड में 17.46, यहाँ पर जो नंबर रेखा जाएगी 17.46, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये है 17.46 नॉर्थ। उसी प्रकार से ये जो पॉइंट है, ये है आपका 24.5 डिग्री नॉर्थ। अर्थात छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय जो लैटिट्यूड विस्तार है वो है 1746 से लेकर 24.5 तक। उसी प्रकार से जब हम इसी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है, इसी में हम सीधी रेखाएं खींचते हैं, तो उसी सीधी रेखाओं में 0 डिग्री ग्रीनविच, इसके उस पार ईस्ट और ग्रीनविच के इस पार वेस्ट। अर्थात जब हम जो धरती पे गोला मानते हुए लेते हैं, ग्लोब जैसा धरती को रेखाएं खींचते हैं, तो 0 डिग्री, जिसको आप सभी जानते हैं ग्रीनविच, लंदन वाला ग्रीनविच, तो इस ग्रीनविच के जो ईस्ट में आते हैं, इसके पूर्व में आते हैं पूर्वी देशांतर है, और इसके वेस्ट में आते हैं ये पश्चिमी देशांतर है। तो यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ पूर्वी देशांतर का भाग है। पूर्वी देशांतर मतलब इस एरिया में छत्तीसगढ़ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ है। तो इसका देशांतरी विस्तार क्या है? 80-15 से 84-24। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है 1746 से 24-5, और देशांतरी विस्तार है 80-15 से 84-24 ईस्ट। याद रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट बोलना जरूरी है। 80-15 से 84-24 ईस्ट। छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 135,191 हमारा कुल एरिया है, और यह एरिया इंडिया के टोटल एरिया का 4.11% है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है 2011 की जनगणना के आधार पर। अभी जनगणना चल रही है 2027 की जनगणना, और 2027 की जनगणना के हिसाब से भारत का जो हमारा जनगणना जो होगा, इसका डेटा बाद में आएगा। तो ये कुल जनसंख्या कितना है? 2.11% 2011 की जनगणना के आधार।
ये था ये फर्स्ट पेज में एक पेज है जिसमें राम कुमार बिहार के फर्स्ट पेज, एलन वर्मा के फर्स्ट पेज पे आपको ये कंटेंट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख धरातल, नदियों और पर्व की। तो एलन वर्मा जी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में मैकल, शिहावा और रामगिरी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मैकल छत्तीसगढ़ के दक्षिण में मिलती हैं, सिहावा धमतरी जिले में मिलती हैं। ये प्रमुख यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख नदियां बहती हैं वो है महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, हसदेव और खारून। जो हंसो है ये हसदेव। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैप हम बनाते हैं अगर, तो छत्तीसगढ़ के मैप में महानदी मध्य से निकल के जा रही है, शिवनाथ राजनांदगांव से आ रही है, इंद्रावती नीचे दक्षिण में बह रही है, हसदेव ऊपर से बह के आ रही है, और शिवनाथ जो है आपकी यहाँ पर, शिवनाथ को हमने बता दिया। ये खारून भी नीचे से बह के शिवनाथ जुड़ रही है। तो ये हमारा प्रमुख नदियां हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदेव नदी और खारून नदी। उसी तरीके से भूमिगत संपदा हमारे छत्तीसगढ़ में जो मिलती है वह है कोयला, बक्साइट, लोहा, ये प्रमुख हैं, सीसा, टीन और हीरा। ये एलन वर्मा के चैप्टर नंबर 1 पे है, इतनी मिलती हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से। इसके बाद आगे आते हैं कि नामकरण में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कब कब कैसा था। तो सबसे पहले आते हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया, और यह दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित है, इसलिए से दक्षिण कौशल कहा गया। उसी प्रकार से कालिदास जी के रघुवंशम में, ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास के रामायण में छत्तीसगढ़ का नाम क्या है। कालिदास के रामायण में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, कालिदास के रघुवंशम में छत्तीसगढ़ का नाम है, और यह नाम है दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल अवध को कहते थे और दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहते थे। राय बहादुर हीरालाल जी जो हैं, इनकी किताब के अनुसार, इनके अनुसार छत्तीसगढ़ का पुराना नाम छत्तीसगढ़ था, और यही छत्तीसगढ़ बाद में चेंज होते होते छत्तीसगढ़ बन गया। इसी प्रकार से रायपुर गजेटियर ये बात करता है कि रायपुर और रतनपुर में 18 गढ़ थे। क्रमशः शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य में 18 गढ़ थे। इस प्रकार से यह छत्तीसगढ़ होता है। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण की दृष्टि से एलन वर्मा जी के बुक बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में दक्षिण कौशल नाम था, कालिदास के रघुवंशम में दक्षिण कौशल, राय बहादुर हीरालाल जी छत्तीसगढ़ कहते थे, और रायपुर गजेटियर कहता है कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ हैं, और इन्हीं 18 गढ़ों के नाम पर छत्तीसगढ़ पड़ा है। अब यहाँ पर कुछ विशेष राजवंश शासन कर रहे थे छत्तीसगढ़ पे। जो राजवंश हैं मौर्य, जिसके प्रमुख प्रमाण मिलते हैं हमको। मौर्य के बाद सातवाहन, गुप्त, और फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ के राजवंश आ जाते हैं, इसमें प्रमुख रूप से नल हैं, पांडु हैं, सोमवंश हैं, नागवंश है, कलचुरी वंश है, और मराठा तक के जाता है। मौर्य राजवंश के प्रमाण मुख्य रूप से आपको सरगुजा जिले में मिलते हैं। सातवाहन के प्रमाण आपको जांजगीर चांपा जिले के आसपास मिलते हैं। गुप्त जिले के प्रमाण आपको गुप्त साम्राज्य के प्रमाण आपको दुर्ग के आसपास मिलते हैं। नल वंश के प्रमाण आपको बस्तर की ओर मिलते हैं। पांडु वंश के प्रमाण आपको सिरपुर में मिलते हैं। एक और सोमवंश है जिसका प्रमाण आपको कांकेर में मिलता है। नागवंश के प्रमाण बस्तर और कवर्धा में मिलते हैं। कलचुरी के प्रमाण आपको रायपुर और रतनपुर में मिलते हैं, और उसी प्रकार से मराठा मुख्य रूप से रतनपुर रायपुर में मिलते हैं। तो ये प्रमुख राजवंशों का क्रम है छत्तीसगढ़ में शासन का। यह के बारे में एलन वर्मा जी ने अपनी किताब में बताया है। अब बात करते हैं वन संसाधन और वनोपज की। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 43 जनजातीय संस्कृति निवास करती हैं, और इन संस्कृतियों के बीच जो वन संसाधन है वह है साल, सागौन, साजा, खैर
और बांस। और इन वन संसाधनों से हमें वनोपज प्राप्त होता है और इन वनोपजों में तेंदुपत्ता, लाख और गोंद इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कृषिगत विशेषताओं की। एन.एल. वर्मा जी के फर्स्ट चैप्टर में यह बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, मुख्य रूप से काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी मिलती है। इन मिट्टियां और साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में विकसित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन दोनों के कारण यहाँ पे दोहरा फसल चक्र अपनाया जाता है और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल धान है और उसे धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ने पे यहाँ पे कुछ नगर मिलते हैं चैप्टर 1 में, जैसे कि आरंग। आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसी प्रकार से खैरागढ़ इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध है। और तीसरी में बात करते हैं जसपुर जिले के लुड़ेग और लोरो घाटी। लुड़ेग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है और लोरो को फूलों की घाटी कहा जाता है। इसके बाद बात होती है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक की। तो सांस्कृतिक विशेषताओं में छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो लगभग 75 दिन चलता है। यहीं पर प्रमुख जनजाति मुरिया निवासरत है, जिसका एक विवाह गृह है जिसे घोटुल कहते हैं। घोटुल कौन से जनजाति का विवाह गृह है? घोटुल है मुरिया जनजाति का विवाह गृह है। इसी प्रकार से नारायणपुर के बस्तर के ही नारायणपुर जिले में प्रसिद्ध नर नारायण मेला लगता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेष प्रश्न हैं जिन्हें हम हल करेंगे और आप सभी कमेंट में भी बताइएगा। जसपुर का लुड़ेग क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जसपुर का लुड़ेग किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल, टमाटर की राजधानी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार इस क्षेत्र का क्या नाम था? तो राय बहादुर हीरालाल इस क्षेत्र को क्या कहते थे? छत्तीसगढ़ कहते थे। तीसरा प्रश्न, बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा 75 दिनों तक मनाया जाता है। इसके बाद अगले क्रम पे यह प्रश्न है आप लोग को मेंस के लिए, जिसे आपको भेजना है। यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? 30 शब्द सीमा में इसके उत्तर दीजिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रायपुर गेजेटियर के अनुसार छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ? ये आपको बताना है, ये भी 30 शब्द है। अगला प्रश्न आप उत्तर दे सकते हैं 60 शब्दों में, और यह प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कालखंडों में छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या कह रहा है? उत्तर किस प्रकार से देंगे? तो स्टार्ट करेंगे आप वाल्मीकि रामायण से, फिर कालिदास जी की रचनाओं को बताएंगे, फिर हीरालाल राय बहादुर का मत देंगे, फिर बिलासपुर गजेटर का आधार बताकर इसको प्रामाणिकता अपने प्रश्न की बताएंगे। तो ये था चैप्टर 1 एल.एन. वर्मा जी की बुक के ऊपर, जिसको हमने पूरा पढ़ा। अभी चैप्टर 2 के साथ मैं कल और परसों आपसे मिलूंगा। कृपया मुझे कमेंट में बताइएगा ये प्रयास कैसा लगा है। जितना ज्यादा अच्छा आप बताएंगे, मुझे इसमें आगे बढ़ने में खुशी होगी। चैप्टर 1 एल.एन. वर्मा जी, नोट्स बनाइएगा, लिख लीजिएगा और इसका PDF भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।